हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का एक एक पोर्शन डील करेंगे, जिसमें एप्टीट्यूड में हम लोग मिक्सचर्स एंड एलिगेशन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग डील करेंगे, और रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर्स वाला पोर्शन है वो हम लोग डील करेंगे। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। हम लोगों का आज का टॉपिक वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग में कैलेंडर्स, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें मैं एनोटेट ले आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि इफ द थर्ड डेट ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे, आपका जो थर्ड डेट है मंथ का वो वेडनेसडे है, देन व्हाट विल इट बी ऑन 29th ऑफ दैट मंथ। हिंदी में ये कहने का मतलब है कि जो तीसरा दिन है, डेट है मंथ का, वो वेडनेसडे है, तो 29th कौन सा डे होगा। देखिए, कैलेंडर्स में हमेशा आप याद रखिएगा कि 7 एक मैजिकल फिगर है। हमेशा हर 7 दिन के बाद वो डे रिपीट होता है, तो आप 7 का रिपीटेशन हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, 29th आपको निकालना है और आपको दिया कब है, थर्ड दिया हुआ है। 13 - 29 कितना होता है, 26। मतलब इन दोनों के बीच में 26 डेज आते हैं। अगर आप इनको 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वो दिन रिपीट हो जाता है, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, और कैरी बचा 5। ये 5 रिमाइंडर डे है। मतलब हर 7 दिन के बाद यही वेडनेसडे रिपीट हो रहा था लेकिन उसके बाद जब 21 दिन हुआ, उसके बाद 5 दिन बच गए। तो 5 दिन कौन से होंगे, देखिए वेडनेसडे से आप काउंट करिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मतलब कि इसमें जो पांचवा दिन होगा वो आपका होगा मंडे। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी मंडे। ठीक है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन होता है कैलेंडर्स का, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन 400 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स विल कम। ठीक है। देखिए, आपको ये बता रहा हूं कि एक 100 साल में जो लीप ईयर होता है वो 24 लीप ईयर होता है। ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो आप बोलेंगे कि 100 साल में तो फिर 25 लीप ईयर आएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए, जो 100 वाला जो फिगर है, ये फिगर आपका 4 से डिवाइड होता है। बट हमेशा हम लोग जब कभी भी ईयर में सेंचुरी की बात करें, कभी भी सेंचुरी ईयर होता है, तो उसको हम लोगों को लीप ईयर है कि नहीं देखने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। बाकी आप किसी भी साल को अगर मान लीजिए 98 है, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए 96 है, ये अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 2 8, 4 4 16, ये बिल्कुल हो जाता है आपका लीप ईयर। बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर, इसलिए आपको ये चीजों को ध्यान देना है। अब आप मैं ये बता रहा हूँ कि 100 साल में आपका 24 लीप ईयर होता है। तो अगर आप 400 साल में देखें तो 400 साल में कितना होगा, 400 साल में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 96। लेकिन 96 इज नॉट द आंसर, बिकॉज 400 इज इटसेल्फ अ लीप ईयर। 400 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो वो लीप ईयर कहलाएगा। तो इसलिए 400 के लिए आप एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 97। मतलब टोटल जो 400 साल में लीप ईयर आते हैं वो होते हैं आपके 97 लीप ईयर्स होते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि अ वॉच, एक घड़ी है, ठीक है। ये हमेशा ये बोला जा रहा है कि हर एक दिन में, मतलब 24 घंटे में ये 15 मिनट फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो 24 आवर्स में अगर अपन देखें तो ये घड़ी प्लस 15 मिनट्स हो जाती है, मतलब 15 मिनट आगे हो जाती है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, अगर 12 बजे आज दोपहर को ये वॉच को सही टाइम से मिलाया गया है, ठीक है, तो 4 बजे नेक्स्ट डे में, तो देखिए आज 12 बजे दोपहर को मिलाया जाएगा, तो उस रात के 12 बजे तक कितना होगा, 12 घंटा। फिर अगले 4 बजे तक 12 + 4 16 घंटा, मतलब 16 घंटे की बात चल रही है। वो बोल रहा है कि अगले 4 बजे नेक्स्ट डे में
घड़ी कौन सा टाइम दिखाएगा। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि 24 घंटे में 15 मिनट घड़ी आगे हो जाती है, तो 16 घंटे में कितना मिनट आगे होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 16। ये कैसे हुआ देखिए, 15 मिनट है। अगर आप इस वाले स्टेटमेंट को अगर अपन देखें कि इसके लिए 1 आवर के लिए निकालना होगा, तो 1 आवर के लिए कितना होगा 15/24। ये 24 को नीचे ले जाएंगे तो ये 1 आवर बचेगा यहाँ पे। 1 आवर में 15/24 मिनट्स ये फास्ट हो जाती है। और अगर उसी को 1 आवर को 16 आवर में करना होगा तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इसका होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 10। तो ये हो गया 5 into 2 10 मिनट्स। तो प्लस 10 मिनट्स ये घड़ी आगे हो जाती है 16 आवर में। ऑब्वियसली 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, 16 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। मतलब देखिए अगले दिन दोपहर के सुबह 4 बजे है, एक्चुअल टाइमिंग 4 बजे है, आपकी घड़ी क्या दिखाएगी, घड़ी तो 10 मिनट आगे चल रही है। एक्चुअल टाइमिंग अगर 4 AM है तो घड़ी 10 मिनट आगे होने की वजह से 4:10 AM शो करेगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 4:10 AM। सिंपल सा क्वेश्चन और इसका सिंपल सा आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि इफ 5th जून 2012 वाज फ्राइडे, अगर आपका 5th जून 2012 फ्राइडे था तो 5th जून 2013 क्या होगा। देखिए एक साल में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक साल से अगले साल तक 365 दिन होते हैं, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो। और लीप ईयर होता है तो लीप ईयर के लिए 366 दिन होते हैं, 366 डेज। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 5 जा 35, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और एक रिमाइंडर, मतलब एक दिन ऑड होता है। और लीप ईयर अगर अपन बात करेंगे तो इसमें 2 दिन ऑड होंगे, ठीक है। तो ये वाला साल देखिए 2012 से 2013, ऑब्वियसली 12 एक लीप ईयर था, लेकिन अपन जून की बात कर रहे हैं, मतलब फरवरी जा चुका है। तो फरवरी जा चुका है तो अपन को लीप को कंसीडर नहीं करना है। 2012 से अगला साल 2013 5 जून सेम डेट पे आपको टोटल कितने दिन पड़ेंगे, 365 डेज पड़ेंगे। और 365 में एक ही दिन रिमाइंडर रहता है। इसका मतलब है कि जो दिन यहाँ पे है उससे एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। तो हमेशा जो एक साल नॉन लीप ईयर वाले साल में आप देखेंगे, नॉन लीप ईयर वाला जो साल होता है वो हमेशा एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे इस दिन फ्राइडे है, तो अगले साल इसी डेट पे अगर वो नॉन लीप ईयर है तो अगला दिन सैटरडे होगा। अगर वो अगला साल लीप ईयर होता तो अब 2 दिन आगे बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 2 रिमाइंडर होते हैं, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, तो वो होगा आपका सैटरडे। तो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं फ्राइडे का अगला सैटरडे, ये है आपका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, आपका आज मंडे है, तो 265 दिन के बाद क्या दिन होगा। ऑब्वियसली ये भी वही क्वेश्चन सेम कहता है कि आप जितना भी दिन दे रहा है उस दिन को आप देखिए, उसको 7 से डिवाइड करिए और फिर आप रिमाइंडर देखिए। तो 7 3 जा 21, फिर आपका आया 5, 7 7 जा 49 और रिमाइंडर कितना आया 6। 6 को आप ऐड अप कर लीजिए, मंडे है, मंडे में 6 ऐड, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका संडे। सिंपल सा क्वेश्चन, कैलेंडर्स में ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ मंथ द 6th डेट वाज फ्राइडे, मतलब ये बोल रहा है कि आज मंथ में जो छठा दिन था वो फ्राइडे था, 6th date was Friday, then in that month how many Monday will come। वो पूछ रहा है कि उस महीने में फिर कितने मंडे आएंगे। देखिए 6th जो डेट है वो आपका फ्राइडे है, ठीक है। तो मंडे कब होगा, मंडे आपका होगा, देखिए फ्राइडे होता है 5वां दिन, 5 आप माइनस कर लीजिए तो 6 में 5 माइनस तो 1। फर्स्ट जो दिन होगा, फर्स्ट डेट होगा, वो इनका मंडे होगा, ठीक है। आपको खोजना मंडे था इसलिए फर्स्ट मंडे आप पहले निकाल लीजिए। उसके बाद आप देखिए हर 7 दिन के बाद मंडे रिपीट करेगा, मतलब 1 तारीख को मंडे है, फिर 7 तारीख को मंडे होगा, फिर 14 तारीख को मंडे होगा, फिर आपका 21 तारीख को मंडे होगा, फिर 28 तारीख को मंडे होगा। ऑब्वियसली यही होगा, हर 7 दिन में रिपीट होगा। कितने हुए, एक 1 है, 2 3 4 5, मतलब टोटल उस मंथ में कितने मंडे आए, 5। तो ये
भी इसी टाइप से कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ 7 से आप डिवाइड करते जाइए, आपका सॉल्यूशन बनता जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 6 अप्रैल 2011 वाज सैटरडे, अगर आपका 6 अप्रैल 2011 सैटरडे है तो 28 अप्रैल 2016 क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ठीक मान लीजिए कोई डेट है, उसी के ठीक डेट अगला साल वाला कितना होगा, तो आप सिर्फ देख सकते हैं कि लीप है कि नॉन लीप है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें ये देखिए 6 अप्रैल 2011 है और आपको 28 अप्रैल 2016 का निकालना है, डेट भी अलग और ईयर भी अलग, लेकिन मंथ यहाँ पे सेम है। तो आप ये कर सकते हैं 6 से 28 अप्रैल तक आप पहले पहुंचिए। 6 अप्रैल 2011 है तो आप 28 अप्रैल 2011 तक पहले पहुंचिए। 28 अप्रैल 2011 को कौन सा डेट पड़ेगा, पहले उतना देख लेते हैं। 28 माइनस 6 कितना होता है, 22। 22 को अगर अपन 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आता है, 1। तो 1 अभी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, मतलब ये आप मान के चलिए कि 28 अप्रैल 2011 को एक दिन एक्स्ट्रा होगा, मतलब सैटरडे के बाद संडे होगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत हमको नहीं है। आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि एक दिन हमारा रिमाइंडर डे है। उसके बाद अब आप आज ये अब आप 28 अप्रैल 2000 अप्रैल 2011 तक पहुंच चुके हैं, इतना तक पहुंच चुके हैं, और आपको 28 अप्रैल 2016 तक पहुंचना है। ठीक, आपको सिर्फ सालों का अंतर करना है। आप 2011 में हैं, ठीक है, आप 11 से 12 जाएंगे, फिर 12 से 13 जाएंगे, 13 से आप 14 जाएंगे, 14 से 15 जाएंगे, और 15 से आप 16 भी जाएंगे। ठीक है, इतना दिन तक तो आपको जाना है। 2011 से 12 अप्रैल, 2011 अप्रैल से 2012 अप्रैल, देखिए 12 मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 का महीना होगा, आपको अप्रैल तक पहुंचना है, मतलब बीच में फरवरी आएगी। तो आपको याद होगा कि एक साल, टोटल साल जिसमें आप लीप ईयर वाले उसको भी कंसिडर कर रहे हो, तो उसमें 366 दिन होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो रिमाइंडर दिन होते हैं, वो 2 होते हैं। 2012 से 2013 अगर बात करें तो उसमें कोई लीप ईयर नहीं पड़ेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं पड़ेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 1। उसके बाद 13 से 14 आपको 1 एक्स्ट्रा पड़ेगा, 14 से 15 आपको 1 एक्स्ट्रा पड़ेगा, और 15 से 16 आपको 1 एक्स्ट्रा पड़ेगा। शायद ये अगर 1 सेकेंड, ये 15 से 16 अगर अपन बात करें, देखिए 15 अप्रैल है और 16 के अप्रैल तक जाना है, मतलब 2016 फिर एक लीप ईयर था, तो आपको फिर यहाँ पे 2 कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन आया और वहां पे आपका 1 एक्स्ट्रा दिन आया था। 7 प्लस 1 8, अगर अपन 7 से डिवाइड करें तो सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो आपका सैटरडे के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा मतलब आपका संडे, तो आपका 28 अप्रैल 2016 को संडे पड़ेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, कैलेंडर्स का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन ये कहता है कि विच डे वाज ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले का दिन नहीं मालूम। देखिए इतने देर तक मैं क्या बता रहा था कि पहले का आपको कोई दिन मालूम है, उसके बेसिस पे आपको दूसरा दिन निकालना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी दिन निकालना है, कभी भी कोई भी दिन आपको निकालना है, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा। तो आप ये देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे पहले आप ईयर पे फोकस करिए। ईयर आपका 1947 है, तो आप 1947 को छोड़िए, आप उससे 1 साल पहले तक कंसीडर करिए, 1946 तक, मतलब कोई भी साल को कंसीडर करना है तो उस साल जो करंट रनिंग ईयर है उसको हमको कंसीडर नहीं करना है, उससे पहले कंसीडर करना है। तो आप 1946 तक का दिन देखिए कि 1946 तक कितने ऑड या रिमाइंडर डेज होते हैं। तो आप 1946 को आप लिख सकते हो 1900 प्लस 46, मतलब 1900 प्लस 40 1946 हो जाएगा। 1900 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1600 प्लस 300 प्लस 46। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको कारण बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम लोग लीप ईयर की या और डेज की बात करते हैं, तो आपका 400 साल में कोई भी ऑड डे आता नहीं है। ये आप इसको निकालेंगे तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अभी आपको सिर्फ एक ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि हर 400 साल में कोई भी रिमाइंडर डे, मतलब जितना रिमाइंडर डे होता है वो खत्म हो जाता है। हर 300 साल में एक रिमाइंडर डे आता है।
ठीक है। 200 साल में 3 रिमाइंडर डे होते हैं और 100 साल में आपका 5 रिमाइंडर डे होता है। ये एक फॉर्मूला है या एक इसका रूल है जिस पे आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे अगर आप देखें, देखिए 1600 होता है 400 का मल्टीपल, मतलब यहाँ पे एक 400 में जब एक जीरो रिमाइंडर है तो 1600 में भी कोई भी रिमाइंडर डे नहीं होगा, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना। 300 साल में कितना रिमाइंडर डे होगा, तो 1 रिमाइंडर डे होगा, ठीक है। और 46 ईयर्स जब ऐसे छोटे से साल हो जाता है तो उसको हम लोग को लीप और नॉन लीप में तोड़ना पड़ता है। तो लीप और नॉन लीप में तोड़ने के लिए आप 46 को डिवाइड करिए 4 से, क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो छोड़िए। तो आपको ये समझ में आ गया कि 46 साल में 11 लीप ईयर होते हैं, और जो बच गए 46 में 11 बचे तो कितना हो गया आपका 6 - 1 5, और ये 4 - 1 3, 35 नॉन लीप ईयर। मतलब उस 46 साल में 11 लीप ईयर आए होंगे और 35 नॉन लीप ईयर आए होंगे। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें, इसके आगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए 11 लीप ईयर है, आपको मैंने बताया कि हर लीप ईयर में 2 रिमाइंडर डे होते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर 366 दिन का होता है। 366 दिन मतलब अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर डे बचता है। तो आप 11, और ऐसे लीप ईयर कितने हैं, 11 हैं, मतलब 2 × 11 हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 11 हम लोग को अगर हम लोग करें तो कितना होता है, ये होता है 22 डेज इसमें हो जाएंगे, मतलब ये रिमाइंडर डे हो जाएंगे। और 35 नॉन लीप ईयर, देखिए नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं आपके, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में एक ही रिमाइंडर डे बच रहा था, तो 35 नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर में एक रिमाइंडर डे, 35 नॉन लीप ईयर में 35 रिमाइंडर डे। तो यहाँ पे आपको 22 दिन मिल रहे हैं, यहाँ पे 35 दिन मिल रहे हैं। अब 22 और 35 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 + 2 7, और 3 + 2 5, मतलब आपको 57 डेज रिमाइंडर डे मिल रहे हैं ये 46 ईयर्स में। लेकिन अपन 57 को भी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाएंगे, हर 7 के मल्टीपल में होता है, तो आप 7 से पहले ही डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से अगर करेंगे तो 7 8 जा होता है, 7 7 49, 7 8 जा 56, एक आपको एक्स्ट्रा डे मिल गया यहाँ पे। तो बड़ा नंबर आपको कभी भी कैलेंडर्स में बड़े नंबर 7 से ज्यादा है तो आपको तुरंत उसको छोटा कर लेना है, उसको रिमाइंडर डे देखना है। तो 46 ईयर में हमको 57 एक्स्ट्रा डे मिले थे, उसको भी हम लोग ने 7 से वो किया तो हमको एक एक्स्ट्रा डे मिला है। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, मतलब ये पूरे 1946 आते आते 1946 तक आते आते हमको 2 एक्स्ट्रा डे मिले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग आधे क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, अब हम लोग आगे पहुंचते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1946 साल तक हम लोगों को 2 एक्स्ट्रा डे मिले हैं। अब हम लोग 1 जनवरी 1947 पे पहुंच चुके हैं, 1947 1 जनवरी, लेकिन हमको जाना कब है, 15 अगस्त तक जाना है। तो आपको पूरा जनवरी का महीना, फिर फेब का महीना, फिर फरवरी मार्च का महीना, फिर अप्रैल का महीना, फिर आपका मई का महीना, फिर जून का महीना, फिर जुलाई, और उसके बाद अगस्त में कितना, 15 दिन, अगस्त में 15 दिन। अगर 15 को भी आपको छोटा करना है तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 2 14 और 1 कैरी, मतलब इसमें आपका, एक सेकेंड, आपको इसमें 1 एक्स्ट्रा डे मिलेगा। तो ये आप यहाँ से पहले ही फिक्स कर लीजिए। अब आप देखिए जनवरी में कितने दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है ना, 31 दिन का जनवरी। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 जा 28, फिर 3 आपको रिमाइंडर डे मिलेंगे। फरवरी में देखिए पहले देख लीजिए कि लीप ईयर है कि नहीं, ये तो नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी 28 दिन का होगा, 28 दिन मतलब 7 4 जा 28, कोई भी रिमाइंडर डे नहीं है। फिर मार्च 31 का होता है, तो फिर आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, अप्रैल में 2 दिन का, मई में 3 दिन का, जून में 2 दिन का, जुलाई में फिर से 3 दिन का, और अगस्त में तो हम लोग एक जो 15 दिन देखना था तो उसमें एक तो हमको मिल ही गया। अब आप इसमें कर लीजिए 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 हुआ, मतलब 7 से ऊपर, तो आप सिर्फ एक ही कंसिडर करिए, जितना 7 से ऊपर आ रहा है सिर्फ उतने को कंसिडर करिए। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 में से 8 - 7 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 मतलब 9 - 2 7, मतलब 2 ही को कंसिडर करिए, 2 + 1 3,
यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा डे कितना आ गया 3, और यहाँ पे आपका पहले से एक्स्ट्रा डे है 2, तो 3 + 2 कितना होता है 5। 5 आपको पूरे आप शुरू से आप कंसीडर करते जा रहे हो, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी 0000 से लेके आप 15 अगस्त 1947 तक आप कंसीडर किए, तो आपको 5 रिमाइंडर डे मिले। आप 0000 साल को 0 कंसीडर करके चलते हो, और उसमें 5 आप ऐड कर लो, तो आपको पड़ेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 5 आपका फ्राइडे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ऐसा आप लोग अपने बर्थडे और कोई भी डेट में आप इसको निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कभी भी कोई जब डेट नहीं दिया रहता है और उस केस में अगर आपको उसका डे निकालना होता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी से आपको निकालना होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी से आप पहले उस ईयर के 1 साल पहले का आप मान के चलिए, जैसे 1947 था तो 1946 तक कितना रिमाइंडर डे बनेगा, तो उसको आप 1600 + 300 + 46 ईयर को कर लिए। 1600 में कोई भी रिमाइंडर डे नहीं था, 300 में एक रिमाइंडर डे था, और 46 में आपका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आप किए तो 11 लीप ईयर और 35 नॉन लीप ईयर आया। हर लीप ईयर में 2 रिमाइंडर डे होते हैं, इसलिए आप 11 × 2 कर लिए, और 35 में एक ही रिमाइंडर डे होता है, फिर आप उसको ऐड अप किए, और उसके बाद आपको वहां पे एक बचा था रिमाइंडर डे, और एक आप 300 साल वाले में भी लिए थे, तो आपको टोटल स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी से 1946 आते आते आपको 2 रिमाइंडर डे मिले। फिर आप उस साल में आ गए और उस दिन तक पहुंचे अलग अलग महीनों के थ्रू, तो आपको 3 ऑर्डिनरी डे मिले, और मतलब रिमाइंडर डे मिले, और 3 + 2 आप 5 किए तो 5, तो ये 5 आपको फ्राइडे को दर्शाता है। तो ऐसा आप लोग अपने बर्थडे या कोई भी डेट के साथ कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसी से कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत आसान है। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी को डील करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग उसमें डील करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।